आज हम जो टॉपिक चर्चा में ले रहे हैं वो है भारतीय प्रेस परिषद या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। भारतीय प्रेस परिषद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक ऐसा एटोनोमस स्वयं शासित संस्थान है जो संसद के एक्ट के तहत अधिनियम के तहत बनाया गया है। क्यों बनाया गया है, उसकी क्या ज़रूरत है, उसके उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, उसके कार्य क्या है और अपने कार्य के निर्वहन करने में उसे अब तक कितनी कामयाबी प्राप्त हुई है, उसकी चर्चा हम आज करेंगे। भारतीय प्रेस परिषद एक ऐसा संगठन है जो केवल भारत के प्रेस यानी मीडिया, आज की भाषा में कहना हो तो मीडिया का जो कार्य है वो अच्छे ढंग से हो, मीडिया की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहे और केवल इतना ही नहीं, मीडिया का स्तर, मीडिया की गुणवत्ता अच्छी रहे, बढ़ती रहे और प्रेस जो जनतंत्र में जो अपनी भूमिका निभाती है वो अच्छी तरह से निभाए, उसमें बाधाएं न आए, कोई प्रदूषण न हो और प्रेस एक समाज का एक दायित्व निभाने वाली एक अच्छी संस्थान के रूप में काम करे, इसके लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया है। भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1965 में ये बना और उसका 2 बार संशोधन हुआ, 1970 में, 1978 में। और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। प्रथम प्रेस कमीशन जो बना था उसके सूचना के अनुसार, सिफारिश के अनुसार इसका निर्माण हुआ है। विश्व में जितने भी अच्छे देश हैं जहां जनतंत्र विकसित हुआ है, हर देश में प्रेस काउंसिल बनाई गई है, प्रेस परिषद बनाई गई है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व में जिन देशों में प्रेस काउंसिल है उनकी एक इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ प्रेस काउंसिल्स बनी हुई है। और अपने भारत को इस इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ प्रेस काउंसिल की अध्यक्षता भी इसी दशक में प्राप्त हुई थी और वो भारत अपना गौरवान्वित हुआ है। जहां प्रेस काउंसिल का कार्य अच्छी तरह से चलता है, उन चुनिंदे देशों में अपने देश का अंतर्भाव है। प्रेस काउंसिल पर 2 तरीके की जिम्मेवारी है। एक तो है प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना, उसे अबाधित रखना, उसके लिए कार्य करना। दूसरी जिम्मेदारी है भारतीय प्रेस की गुणवत्ता अक्षुण्ण रखना और उसमें सुधार करना। स्तर बढ़े, पत्रकारिता का स्तर बढ़े, गुणवत्ता बढ़े, दर्जा बढ़े, इसके लिए कार्य करना। वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही जिम्मेदाराना काम है और एक काम करने के लिए प्रेस काउंसिल को कई बार सरकार के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ, समाज के प्रभावी संस्थानों के खिलाफ, अत्यंत प्रभावी समाचार पत्रों के खिलाफ कुछ निर्णय करने पड़ते हैं और इसीलिए उसे स्वायत्तता दी गई है। और कुल 28 मेंबर इसके सदस्य होते हैं, उनमें से 20 सदस्य प्रेस के विविध जो आयाम हैं, घटक हैं, उनसे वो
प्रतिनिधि के रूप में आते हैं। जैसे समाचार पत्र के प्रबंधक हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, श्रमिक पत्रकारों के संगठन हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, पार्लियामेंट के प्रतिनिधि हैं, एडिटर्स गिल्ड के प्रतिनिधि हैं। सो मीडिया से संबद्ध जितने भी घटक हैं, सभी घटकों का वहाँ प्रतिनिधित्व होता है और उसका एक संगठन बनता है। उसके जो चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, मुख्य तौर पर उनकी जो नियुक्ति होती है, नामांकन होता है, वह उच्चतम न्यायालय के निवर्तमान न्यायाधीश रहते हैं। तो एक ऐसा स्टेटस दिया गया है, दर्जा दिया गया है कि अध्यक्ष एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो और जो अपना कार्य का निर्वहन करते समय अपने न्याय बुद्धि का उपयोजन कर सके, सक्षम हो और दिशा दर्शन भी दे सके, चिंतन और विचार भी दे सके, सोच भी दे सके। और जो भी मसले मीडिया में आते हैं, सामने आते हैं, प्रश्न उठे जाते हैं, काफ़ी कंप्लेंट्स आती है, उनका साक्ष्यांकन होता है, आर्गुमेंट होता है और उस पर निर्णय किया जाता है। तो मीडिया में काफ़ी बातें सामने आती है, लोगों की समस्याएं सामने आती है, लोगों के जो विनती के मेमोरेंडम रहते हैं, उनके आधार पर न्यूज़ बनती है या खबर बनती है। लेकिन मीडिया के खिलाफ जो कंप्लेंट आती है उसका विचार करना, उस पर निर्णय लेने का जिम्मा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पर है, भारतीय प्रेस परिषद पर है। ये बहुत ही वैसे देखा जाए जो बाकी सभी लोगों के कंप्लेंट का, अन्याय का जो निर्वहन करती है, कार्य करती है, उस पर उसी परिषद के बारे में कोई कंप्लेंट हो, उसी मीडिया के बारे में कोई कंप्लेंट हो, तो उसके बारे में निर्णय करने का अधिकार प्रेस काउंसिल को दिया गया है। अभी देखते हैं कि इस प्रेस काउंसिल के लक्ष्य क्या है, कार्य क्या है। एक तो जैसे मैंने पहले ही कहा, समाचार पत्रों एवं न्यूज़ एजेंसियों को अपनी स्वतंत्रता कायम रखने में सहयोग देने का कार्य प्रेस काउंसिल को करना है। दूसरा कार्य है उच्च व्यावसायिक स्तर को कायम रखने के लिए समाचार पत्रों, न्यूज़ एजेंसियों एवं संपादकों के लिए आचार संहिता का निर्माण करना। यह देखना कि प्रेस जनरुचि के उच्च स्तर को बनाए रखने के साथ साथ नागरिकता के अधिकार एवं कर्तव्य की भावना का भी पोषण करती है। पत्रकारिता के व्यवसाय में लगे समस्त व्यक्तियों को उनके उत्तरदायित्व के प्रति सचेत रखना एवं जनसेवा की भावना को विकसित करने का कार्य भी प्रेस परिषद को करना पड़ता है। जनरुचि एवं महत्व के समाचारों के संभरण एवं प्रसार में यदि बाधाएं उपस्थित हो तो उनकी जांच भी करने का जिम्मा प्रेस परिषद पर है। समाचार पत्रों में या न्यूज़ एजेंसियों में या मीडिया में कोई विदेशी संस्थानों का सहयोग हो तो उस पर नज़र रखने का भी काम प्रेस काउंसिल को करना पड़ता है। विदेशी समाचार पत्रों का अध्ययन करने का कार्य भी प्रेस काउंसिल को दिया गया है। पत्रकारों के समुचित शिक्षा एवं प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी जिम्मा प्रेस परिषद पर है। पत्रकारिता में एकाधिकार और स्वामित्व का केंद्रीकरण न हो और हो रहा हो तो उसकी जांच करने का जिम्मा भी प्रेस काउंसिल पर है, प्रेस परिषद पर है। इसके सिवाय प्रेस के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में जो तकनीक आ रहा है, ये जो नया तकनीक है, न्यू टेक्नोलॉजी है, उनके बारे में भी शोध कार्य करना, अनुसंधान करना, इसका भी जिम्मा प्रेस काउंसिल को दिया गया है। अभी
ये जो कार्य प्रेस काउंसिल को दिए गए हैं उसमें एक कार्य है कि कोई कंप्लेंट आती है तो उसके बारे में हियरिंग करना है, साक्ष्यांकन करना है, उस समाचार पत्र की क्या कहना है, उनकी से क्या है, जो तकरारदार है, कंप्लेनेंट है, उसका क्या से है, और आधार देखकर, एविडेंस के आधार पर कुछ निर्णय करना पड़ता है। लेकिन एक समस्या है, प्रेस काउंसिल को निर्माण तो किया है पार्लियामेंट के एक्ट के तहत, संसद के एक्ट के तहत, अधिनियम के रूप में, लेकिन उन्हें दंडित करने का विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक अर्धन्यायिक सेमी जुडिशियल बॉडी है। चूंकि इसे दंडित करने का कोई अधिकार नहीं है, ये केवल चेतावनी दे सकती है या प्रतिवेदन छपने के लिए बाध्य कर सकती है, इस तरीके की कार्रवाई वो कर सकती है प्रेस काउंसिल। और चूंकि ये दंडित नहीं कर पाती, इसीलिए प्रेस काउंसिल का जो एक दबाव और प्रभाव मीडिया पर, समाचार पत्रों पर, एजेंसियों पर होना चाहिए, वो होते हुए नजर नहीं आता है। फिर भी जितने भी उनके पास केसेस आते हैं, उन पर दिए गए अधिकारों के द्वारा अपना कार्य करने का काम प्रेस काउंसिल ने अब तक अच्छी तरह से किया है। खासकर प्रेस की स्वतंत्रता के लिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए कई बार जो नई नई समस्याएं उभर कर सामने आती है, उस पर प्रेस काउंसिल ने अपनी तज्ञ लोगों की एक कमेटी बनाकर उसके अहवाल, रिपोर्ट भी लिए हैं और जनता के सामने प्रकाशित किए हैं। जैसे अभी पेड न्यूज़ का एक मसला चल रहा है और समाचार पत्रों में, टेलीविज़न चैनलों में पेड न्यूज़ काफ़ी मात्रा में उसका उपयोजन होता है, ऐसा सामने आता है, बोला जाता है। खासकर जब निर्वाचन का कार्य होता है, इलेक्शन का कार्य होता है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है, संसद का या विधानसभाओं का इलेक्शन होता है, तब ये चीज़ें काफ़ी मात्रा में की जाती है। तब अभी प्रेस काउंसिल ने एक एक्सपर्ट्स की कमेटी गठित की और पेड न्यूज़ के बारे में उन्होंने एक अहवाल लिया और कुछ डायरेक्टिव्स जो हैं दिए हैं। तो जब भी कभी भी ऐसे मसले आते हैं जहाँ धर्म का दुरुपयोग किया जाता है, समाज की शांतता का भंग होता है, प्रेस पर दबाव आते हैं, दहशतगर्दियों के जब दबाव आए थे उसी समय प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसके बारे में बहुत अच्छा स्टैंड लिया था, अच्छी भूमिका निभाई थी और ये कहा था कि इस तरीके से दहशतगर्दियों के दबाव जनतंत्र के लिए केवल धोखादायक नहीं है, लेकिन वो धोखा तो प्रेस के स्वतंत्रता पर भी है। और अगर दबाव डाला जाता है दहशतगर्दियों से कि यही चीज़ छपनी चाहिए और हमारे बारे में अच्छा छपना चाहिए, बुरा छपा तो आपको कुचल देंगे, इस तरीके की जो चीज़ें होती है दबाव की, उस चीज़ों को सामना करने के लिए, उसको शह देने के लिए, प्रतिरोध करने के लिए प्रेस काउंसिल ने एक अच्छी भूमिका निभाई है और उसके लिए जो योग्य उसमें जो अधिनियम में बदलाव करने के लिए भी प्रयास किए हैं। प्रेस काउंसिल का दूसरा जो अहम कार्य है वो है पत्रकारों के लिए, संपादकों के लिए, मीडिया के लिए कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता तैयार करना। और यह आचार संहिता का काम विश्व भर के प्रेस काउंसिल्स करती है और अपनी भारत की प्रेस काउंसिल, प्रेस परिषद उसमें पीछे नहीं है। अपने प्रेस काउंसिल ने, प्रेस परिषद ने कोड ऑफ कंडक्ट के गाइडलाइंस अच्छी तरह से बनाए हैं और ये
सबसे अहम बात यह है कि ये जो गाइडलाइंस बने हैं, दिशा निर्धारण बने हैं, ये दिशा निर्धारण पत्रकारों ने ही बनाए हैं, जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में सेल्फ रेगुलेशन, आत्मनियंत्रण। क्योंकि पत्रकारों पर नियंत्रण करने की कोशिश सत्ता वर्ग, समाज के राजनीतिक वर्ग, अन्य प्रमुख वर्ग, अर्थवत्ता के लोग हमेशा करते हैं कि प्रेस को नियंत्रण में रखें। क्योंकि प्रेस जो है सच कहने का कार्य करती है और कुछ लोगों के हित संबंध रहते हैं कि सच सामने न आए, सच दबाया जाए। सच को उजागर करने के लिए उनकी मंशा नहीं होती है। तो ऐसी अवस्था में प्रेस को जो सच कहने का कार्य करना है और उस पर दबाव नहीं होने चाहिए, ऐसी स्थिति में प्रेस पर जो नियंत्रण करने वाले, रेगुलेशन रखने वाले लोग हैं, उनका वो गलत तरीके से प्रेस के स्वतंत्रता पर कोई बाधा न पहुंचाए, इसलिए सेल्फ रेगुलेशन, स्वयं निर्णय, स्वयं शासन की बात कही जाती है। और विश्व भर में जहाँ जहाँ प्रेस की स्वतंत्रता है, उसी देश में सेल्फ रेगुलेशन को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। और अपनी जो भारतीय प्रेस परिषद है, उन्होंने बहुत अच्छे कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। सबसे बड़ा दिशा निर्देश उनका ये है कि पत्रकारिता ने एक्यूरेसी पर, अचूकता पर महत्व देना चाहिए, अहमियत देनी चाहिए। जो भी चीज़, जो भी बात हम कह रहे हैं, लिख रहे हैं, वो एक्यूरेट हो, सही हो, सच हो। क्योंकि सच कहने का उद्योग पत्रकारिता है, झूठ को हटाने का उद्योग पत्रकारिता है। तो सच कहने के लिए सबसे जरूरी चीज़ होती है कि जो भी बात है उसमें सच्चाई पूरी भरी हो, सच्चाई का अंश हो। तो पहली जिम्मेवारी पत्रकारिता की कोड ऑफ कंडक्ट में ये है कि जो गलत सलत बातें आपके सामने लाकर रखते हैं और छपवाने के लिए या ब्रॉडकास्ट करने के लिए कहते हैं, वो चीज़ सही है या गलत है, उसका परीक्षण करें, मूल्यांकन करें। अगर सच है तो ही छपे। क्योंकि पत्रकारिता का महत्वपूर्ण कार्य ये है कि एक पब्लिक सर्विस एजेंसी है, जनसेवा की इकाई है समाज की। अगर वो जनसेवा के हित में, समाज के हित में, पब्लिक इंटरेस्ट में कोई बात, कोई सच कहना जरूरी है, तो प्रेस को बाधित नहीं किया जा सकता। और अगर वो सच नहीं है, सच के नाम पर झूठ बताया जा रहा है, तो पत्रकारिता के लिए और पत्रकारिता की विश्वसनीयता के लिए ये बहुत बड़ा एक संकट हो सकता है। इसलिए एक्यूरेसी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। दूसरा मुद्दा उसमें है, द प्रेस शुड वर्क फॉर मेंटेनिंग हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। प्रेस की विश्वसनीयता कायम रखने के लिए प्रेस ने कोशिश करनी चाहिए। और जो भी मसले हैं, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी स्टोरीज है, जो भी विषय है जिस पर पत्रकारिता काम कर रही है, छपने जा रही है, बताने जा रही है, दिखाने जा रही है, उसके जो सभी संबद्ध पहलू है, सभी पहलुओं को लोगों के सामने, सभी पक्षों को लोगों के सामने रखने की जिम्मेवारी प्रेस की है। यह आचार संहिता का महत्वपूर्ण अंग है। बहुत सारी बार ऐसा देखा जाता है कि समाचार पत्रों में जो भी समाचार आते हैं, जो भी वृत्त कथाएं आती है, न्यूज़ स्टोरीज आती है, उनमें ज़्यादातर किसी एक पक्ष की भूमिका ज़्यादा महत्व देकर बताई जाती है और उसका जो दूसरा पक्ष होता है, तीसरा पक्ष होता है, चौथा पक्ष होता है, वो पक्ष सामने नहीं आता और लोगों के सामने मिस इन्फॉर्मेशन जिसे कहा जाता है, अर्धसत्य जिसे कहा जाता है, वो लोगों के सामने आता है। इसीलिए किसी एक विषय के जितने भी पक्ष हो, सभी पक्ष लोगों के सामने
आनी चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर माइनॉरिटी व्यू, अपने विचार, अपने मत धारण करने का अधिकार हर व्यक्ति को, हर नागरिक को है। जो मुख्य धारा के विचार व्यक्त करने वाले लोग हैं उनकी तो बात छप कर आती है, दिखाई जाती है, सुनने को मिलती है, लेकिन जिनका विचार माइनॉरिटी में है, अल्पसंख्यक है, उनके जैसा विचार करने वाले बहुत कम लोग हैं, चाहे एक भी क्यों न हो। एक व्यक्ति है लेकिन अलग हटकर सोच रखता है, विचार रखता है। प्रेस शुड रिस्पेक्ट दैट माइनॉरिटी व्यू। तो जो विचार है वो रखना चाहिए। जैसे आज महिलाओं का सक्षमीकरण हो रहा है, महिलाओं को अधिकार दिया जा रहा है, विश्व भर में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, कार्य चल रहा है। लेकिन जब महात्मा फुले जी ने महिलाओं के अधिकारों के लिए काम किया तभी, और जब उन्होंने वो विचार व्यक्त किए तब तो वो माइनॉरिटी व्यू था। बहुत कम लोग थे कि उनके बारे में बता रहे थे। इसीलिए ये माइनॉरिटी व्यू रखने वाला जो विचार है वो आने की ज़रूरत होती है। और प्रेस का ये जिम्मा है कि कोई भी सोच, कोई भी विचार केवल कुछ व्यक्ति व्यक्त करते हैं इसलिए उसे छुपाना न देना गलत है। हो सकता है किसी एक का विचार भी जनतंत्र के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, किसी चीज़ के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, उसका भी ध्यान देना जरूरी है। तीसरी बात, पत्रकारिता को ये जो समाचार देने का जो काम करना पड़ता है, उस आचार संहिता में एक अहम आचार संहिता ये है कि किसी संस्था, किसी व्यक्ति से कोई भी बख्शिश, रिवॉर्ड्स, गिफ्ट्स लेने नहीं चाहिए। उनके दबाव में या प्रभाव में आना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेस को तो हर कोई वशीकरण विद्या से अपनी ओर खींचना चाहता है। और हम तो ये देखते हैं राजनीति में कि सभी पत्रकारों को प्रेस मैनेजमेंट की एक संकल्पना सामने आई है। प्रेस को मैनेज करो, मैनेज करो मतलब क्या, वशीकरण करो। हम जो चाहते हैं वही छपवाने की उनके द्वारा कोशिश करो। तो ये जो कार्य होता है पत्रकारिता को शरण में लेने का और जो चाहते हैं वही छपवाने का, तो ऐसे दबाव की स्थिति में पत्रकार को चाहिए कि इस तरीके के रिवार्ड से वो दूर रहे और जो जिसे कहते हैं न्यूट्रलिटी, तटस्थता, ताटस्थ्य, वो रखना प्रेस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आज के ज़माने में थोड़ा असंभव सा लगता है कि होगा क्या ये पत्रकारिता का, पत्रकारिता कर पाएगी क्या, तो नहीं कर पाएगी ऐसा लगता है। लेकिन जो अच्छे पत्रकार है, अच्छे समाचार पत्र है, वो ये कार्य अच्छी तरह से निभाते हैं और सभी चीज़ें बैलेंस रूप में, संतुलित रूप में रखने की कोशिश करते हैं। और इसी कारण जैसे समाज में अच्छे लोगों की संख्या कम होती है, वैसे ही पत्रकारिता क्षेत्र में भी अच्छे पत्रकारों की संख्या, अच्छे समाचार पत्रों की संख्या, अच्छे चैनलों की संख्या, अच्छे रेडियो की संख्या कम है। लेकिन जो कम है वो अच्छे हैं, और जो अच्छे हैं वो समाज के वैल्यूज़ को, मूल्यों को बढ़ावा देने की अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए प्रेस काउंसिल जो काम कर रही है, यह आचार संहिता बनाने के द्वारा या अन्य द्वारा समाचार की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, उसके साथ साथ प्रशिक्षण के लिए काम कर रही है। वो काम मुझे लगता है 2 महीने में आधा अधूरा है। एक, प्रेस काउंसिल को, प्रेस परिषद को दंडित करने का विशेषाधिकार दिया जाना चाहिए, उसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो चुभा नहीं सकती, कोई एक्ट नहीं कर सकती,
दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती तो उसका थोड़ा प्रभाव कम होते जा रहा है। दूसरी बात, अभिरुचि, पाठकों की अभिरुचि, दर्शकों की अभिरुचि बढ़ाने के लिए विशेष कोशिश करने का जो प्रयास प्रेस काउंसिल से अभिप्रेत है वो होते हुए नज़र नहीं आता है कि दिन ब दिन मीडिया में गलत, अभिरुचिहीन कंटेंट आ रहा है और उसके लिए आशय आता जा रहा है और वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। वल्गर कंटेंट जो जिसे कह सकते हैं, अभिरुचिहीन कंटेंट है, वो बढ़ते जा रहा है। उस पर नियंत्रण करने के लिए प्रेस काउंसिल का जिम्मा है, वो काम होते नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी, प्रेस की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विशेष कोशिश करने का जिम्मा भी प्रेस काउंसिल को है और एक जिम्मा उनको है पत्रकारों का प्रशिक्षण। तो पत्रकारों के प्रशिक्षण की सुविधा अच्छी हो, उन संस्थानों में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, क्वालिटी एजुकेशन मिले, इसके लिए प्रेस काउंसिल को काम करना चाहिए। जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिकल एजुकेशन को कंट्रोल करती है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉ एजुकेशन को कंट्रोल करती है, वैसा ही प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को जिम्मा दिया गया है कि पत्रकारों के प्रशिक्षण का कार्य अच्छी तरह से हो, उसके लिए सुविधा विकसित करे। तो ये प्रेस काउंसिल का जिम्मा बनता है कि कोई विश्वविद्यालय अपने क्षेत्र में कोई पत्रकारिता का महाविद्यालय खोलना चाहता है तो उसे विश्वविद्यालय से परमिशन, स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन, सरकार से परमिशन तो चाहिए, उसे प्रेस काउंसिल से भी परमिशन लेनी चाहिए और प्रेस काउंसिल ने देखना चाहिए कि उनके पास पायाभूत सुविधाएं है या नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है। ये जिम्मा करने में भी मुझे लगता है कि प्रेस काउंसिल की कमी, न्यूनत्व महसूस होता है। आगे चलकर ये अपेक्षा हम कर सकते हैं कि प्रेस काउंसिल का ढांचा बनाया समाचार पत्रों को सामने रखते हुए, न्यूज़ एजेंसियों को सामने रखते हुए। अभी मीडिया में इतने बदलाव आए हैं, नए मीडिया आए हैं, नए न्यू मीडिया जैसे प्रवाह आए हैं, टेलीविज़न चैनल्स आए हैं, तो प्रेस काउंसिल का दायरा बढ़ाने की ज़रूरत है। और ये दायरा बढ़ाना और उसके अधिकार बढ़ाना, उसका कार्यक्षेत्र बढ़ाना और जो उनको कार्य दिए गए हैं उस कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए उसे जो शक्ति देने की ज़रूरत है, बल देने की ज़रूरत है, बलवान करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि इस पर नए सिरे से विचार होने की ज़रूरत है और पत्रकारिता क्षेत्र के जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उन्होंने इसके बारे में, या पत्रकारों के और संपादकों के संगठनों ने इसके लिए कार्य करने की ज़रूरत है और नया प्रस्ताव देने की ज़रूरत है, जिससे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के जो एक्ट है, जो प्रेस परिषद का एक्ट है, उसमें काल सुसंगत सुधार हो।